हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, किसी भी लिक्विड के लिए फ्रीजिंग पॉइंट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज becomes equal to the vapor pressure of solid phase। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के लिए वो टेम्परेचर जिस पे उसका लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, उस पर्टिकुलर लिक्विड के लिए, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस की लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, सपोज किसी सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का कर्व इस तरीके का है। ठीक, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये लिक्विड फ्रीज होने लग जाता है। मतलब ये किसके लिए, लिक्विड के लिए ग्राफ, लिक्विड के लिए टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के लिए, और ये किसके, उसी सब्सटेंस की सॉलिड फॉर्म के लिए टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में कर्व। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर बन रही, ठीक, और लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करेंगे, ठीक है, लिक्विड की वेपर कम बनेगी और ये क्या होने लग जाएगा, फ्रीज होने लगेगा। ठीक है, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या हुआ, ठीक है, लिक्विड की सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर, ठीक है, मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज के वेपर प्रेशर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो गए, इक्वल हो गए, सेम हो गए। तो इस टेम्परेचर को ही क्या बोला जाएगा, इस लिक्विड के लिए या इस सब्सटेंस के लिए फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। ये सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सेम हो गया, तो इस टेम्परेचर को ही क्या बोला जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाएगा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। ठीक है, इसके बाद में अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। ये भी क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने जब स्टार्टिंग में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था हम 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए डिस्कस की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। क्या बोलता है ये, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added in a pure volatile solvent, then freezing point of solution decreases as compared to प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसकी वेपर नहीं बनती है उसको ऐड करके सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट के कंपेयर में डिक्रीज हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन अ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, या फिर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, किसके कंपेयर में,
प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में। इसे ही क्या बोला जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अगर मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को बोलूं डेल्टा टी एफ, ठीक है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, और सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को टी एफ नॉट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को टी एफ बोलूं, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, या टी एफ डिग्री माइनस टी एफ। मतलब सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को अगर लेस कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, इसके बाद में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से समझ सकते हैं कि ये फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कैसे होता है। ठीक है, सपोज ये ग्राफ है किसी सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में। ठीक, प्योर सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में ये लिक्विड फ्रीज होने लग जाता है। ठीक है, ये किसके लिए, लिक्विड सॉल्वेंट के लिए ग्राफ है, और ये किसके लिए, सॉलिड सॉल्वेंट के लिए। जैसे ही अब इस सॉल्वेंट में मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करूंगा, तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसकी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। हम जानते हैं जब भी किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर कम करते हैं, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, जबकि सॉल्वेंट के लिए ये इस टेम्परेचर पे आया। जैसे ही सॉल्यूशन की बात की, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। जब इसको फ्रीज करते हैं, मतलब इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो इस टेम्परेचर पे लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर सेम हो रहा है। मतलब सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर ये है, जबकि सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर ये है। अगर इसको टी एफ नॉट बोले और इसको टी एफ बोले, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, किसके, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में, इसे ही क्या बोला जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी। ठीक है, तो जब भी किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, ठीक, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जहां पे ये टीएफ नोट पे फ्रीज हो रहा था, तो सॉल्यूशन फेज में ये टीएफ नोट पे फ्रीज ना होकर उससे भी कम टेम्परेचर टीएफ पे फ्रीज होगा। मतलब टीएफ टेम्परेचर पे सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सेम होगा। ठीक है, और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होने की वजह से क्या बोला गया, इसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। ठीक है, इससे डिनोट किया डेल्टा टीएफ से, और डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हायर फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, सॉल्वेंट का टीएफ नॉट, उसमें से लोअर फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन को लेस कर देंगे, यही क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसके बाद में इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से भी हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन की मोलैलिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये रिलेशन कहाँ से आता है, इसको भी हम ग्राफ की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, पर मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है, कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, हमसे इस पे केवल न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, या मोलर मास किस तरीके से निकाला जाता है उसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो उसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे कांस्टेंट आएगा जिसको बोला जाएगा के एफ इनटू मोलैलिटी एज इट इज। ठीक है, के एफ जो है, के एफ को कांस्टेंट बोलते हैं और इसे बोला जाता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसे ही बोल दिया जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो के एफ यहाँ पे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में हम जानते हैं मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, कि मोलैरिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी,
अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट एमबी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है, ये किलोग्राम। ठीक, अगर इसे ग्राम में लोगे तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा। सपोज यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है, ठीक है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि हमने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, पलटी मार के वो ऊपर चले गए। ठीक है, अगर हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है तो एमबी को मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और बाकी टर्म्स को हम जानते हैं। डब्ल्यू बी, बी हम सोल्यूट के लिए यूज लेते हैं, डब्ल्यू बी है यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, डब्ल्यू ए है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरीके से हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ की यूनिट और उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो हमें पता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलेलिटी, स्मॉल एम मीन्स मोलेलिटी। ठीक, अगर के एफ की यूनिट की बात करूँ तो के एफ को इस साइड रखते हैं और डेल्टा टी एफ, ठीक है, के एफ को अकेला छोड़ दिया, मोलेलिटी से डिवाइड कर। ठीक, डेल्टा टी एफ चेंज इन टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है और इसकी यूनिट क्या लेते हैं, केल्विन अपॉन मोलेलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर किलोग्राम। ठीक है, तो केएफ की यूनिट भी क्या हो जाएगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ऐसी यूनिट हमने पहले भी पढ़ी है, कहाँ पे पढ़ी थी, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में केबी की यूनिट भी सेम थी, केल्विन किलोग्राम मोल यूनिट। केएफ की यूनिट भी क्या है, केल्विन किलोग्राम मोल यूनिट। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं डेफिनेशन की। ठीक, तो केएफ की डेफिनेशन, केएफ की डेफिनेशन को बना सकते हैं, केएफ इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ अपॉन मोलेलिटी क्या हो जाएगा, वही जो पहले लिखा था, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें लेना है, किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे ग्राम में उसको कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम में। ठीक, क्वेश्चन में हमें जनरली ग्राम में दिया जाता है, इसलिए मैं इसको यहाँ ग्राम में और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक, इसमें किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, हमें जब मोलेलिटी निकालनी है तो वहाँ पे सॉल्वेंट का जो मास है वो किलोग्राम में पुट करना है। अब क्वेश्चन में ग्राम में दिया हुआ है तो हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी किलोग्राम में तो हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक, ये 1000 से किसी तरह से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब सपोज मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 1 मोल। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। ठीक है, अगर ये होता है तो के एफ की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ। तो यहाँ से किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, के एफ या बोल लो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट produced when 1 mole of non-volatile solute, 1 mole of non-volatile solute is added to 1 kilogram or 1000 gram of solvent। ठीक है, तो केएफ को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, केएफ या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द डिप्रेशन in freezing point produced when 1 mole of non-volatile solute is added in 1 kilogram of solvent or 1000 gram of solvent। ठीक है, इस तरीके से हम केएफ को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस कर लिया। ठीक, उसकी हेल्प से मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देख लिया कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज क्यों होता है, उसमें डिप्रेशन क्यों आता है। उसके बाद में केएफ
कि यूनिट क्या होती है, उसको डिफाइन किस तरीके से किया जा सकता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। इसके बाद में अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो जनरली पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में, केएफ का न्यूमेरिकल मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 3 मार्क्स में। किस तरीके से उसको सोल्व करना है वो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में कहा गया है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज डिसॉल्व्ड इन 600 ग्राम वाटर, ठीक है। 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को 600 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है। लेस अमाउंट में ओनली इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब सोल्यूट, ठीक है, मोर अमाउंट में वाटर मतलब सॉल्वेंट। एक सोल्यूट को हम बी से डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से यही चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में आगे उसने क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी है। पहला फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, ठीक। और केएफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वाटर के लिए केएफ कितना है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। केएफ क्या है यहाँ पे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, जैसा कि हमें पता है ये कांस्टेंट है, ठीक। और जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे वाटर के लिए अलग होगा केएफ, ठीक, बेंजीन के लिए अलग होगा, ठीक है। तो हर सॉल्वेंट के लिए केएफ की वैल्यू अलग होती है, ठीक, और फिक्स होती है, ठीक है। वाटर के लिए केएफ की वैल्यू ऑलवेज 1.86 ही होगी, ठीक। और जनरली हमें वाटर के लिए केएफ की वैल्यू और केबी की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार क्वेश्चन में वाटर के लिए केएफ केबी की वैल्यू नहीं देता है। वाटर के लिए केएफ इक्वल्स टू 1.86 है, और अगर बात करूं वाटर के लिए केबी की तो ये कितना है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। वैसे जनरली क्वेश्चन में दे दी जाती है, ठीक है। इसके बाद में अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे, ठीक। क्वेश्चन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से, और पहला फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा है। क्या जानते हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलेलिटी होता है, ठीक। और मोलेलिटी इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या होता है, मोलेलिटी इक्वल्स टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम सॉल्वेंट, ठीक। और मोल्स को हम किस तरीके से निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक। तो मैं एक साथ इसको कैसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ सोल्यूट में WB बोलता हूँ अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB, ठीक है, ये मोल्स हो गया, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में। जैसा कि यहाँ पे 600 ग्राम दिया हुआ है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा और ये 1000 पलटी मार के कहाँ चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। डेल्टा टी है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। केएफ की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 1.86 इनटू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 45 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कितने कार्बन है 2, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, तो 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक वेट 1, तो 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा 16, ओवरऑल हो जाएगा 62 ग्राम पर मोल, ठीक है, जो कि मोलर मास की यूनिट है। वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 62 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 600 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 600 ग्राम दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद में इसको सोल्व करते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 31, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको सोल्व करते हैं कंप्लीटली तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 2.25 केल्विन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ गया 2.25 केल्विन, ठीक। पहला क्वेश्चन में जो पहली चीज हमसे पूछी थी वो था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद में दूसरी चीज हमसे पूछी गई है
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। इसके लिए आगे हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ हमने निकाल दिया, और डेल्टा टी एफ क्या होता है हम जानते हैं। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि केबी डेल्टा टीबी के केस में, मतलब इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में से तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट करते हैं, और यहाँ पे सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का। तो हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, हम यहाँ पे एक तरीके से चेंज निकालते हैं। ठीक, कितना चेंज हुआ। ठीक है, और इसमें हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को लेस करना है। हायर वैल्यू जब इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, इलेवेशन मतलब सॉल्यूशन का बढ़ गया तो सॉल्यूशन की वैल्यू है, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट करना है। यहाँ पे डिप्रेशन हो गया मतलब सॉल्यूशन का कम हो गया, किसका ज्यादा है, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन का। ठीक है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी 2.25 टी एफ नॉट। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है, और वाटर के लिए हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑलरेडी पता है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे 2.25 जो आया है वो किस में आया है, केल्विन में। ठीक है, केल्विन में क्यों आया, क्योंकि के एफ की वैल्यू केल्विन में चलती है, केल्विन किलोग्राम बोलोगे। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उसको बोला जा सकता है 273.15 केल्विन, और टी एफ मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, टी एफ को इधर लेता हूँ तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव, 2.25 उधर जाएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0.9। ठीक है, 272 केल्विन। ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में जो वैल्यूज गिवन है उनको लिख लेना है। एक क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा था, हमारे पास रिलेशन है, उस रिलेशन को लिखा। अब वो रिलेशन जो जो मांगता जा रहा था वो वैल्यूज में पुट करते थे। ठीक, जो जो वैल्यूज हमारे पास थी वो डायरेक्ट पुट कर दी। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हमें निकालना आता है, निकाल लें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद में आगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास, और हम जानते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। को सोल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछते हैं जो बोर्ड में बहुत बार पूछा भी गया है, सीबीएसई बोर्ड में, एनसीईआरटी में। क्वेश्चन गिवन है। ठीक, क्या गिवन है क्वेश्चन में, 5% बाय मास कैन शुगर सॉल्यूशन इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन। ठीक है, 5% कैन शुगर सॉल्यूशन है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 271 केल्विन। ठीक, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन है बाय मास। ठीक, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है वो गिवन है। नहीं भी गिवन होता तो अभी हमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पता होता है, कितना होता है, 273। ठीक है, दोनों तरफ सॉल्वेंट वाटर है, टीएफ नॉट 273, इधर भी टीएफ नॉट 273। ठीक, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ मैंने टीएफ बोला, यहाँ पे बोल दिया टीएफ डैश। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन डिफरेंट है, इसलिए एक जगह सॉल्यूशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ, तो यहाँ टीएफ डैश। ठीक है, ये कैलकुलेट करना। दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलिनिटी, ये होता है। ठीक, डेल्टा टी एफ क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों चीजें हमारे पास है, मतलब डेल्टा टी एफ निकाल करेंगे। ठीक है, मोलिनिटी क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है, तो हमें 5% बाय मास कैन शुगर दिया हुआ है। ठीक है, 5% बाय मास का मतलब है, परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन, उसमें से 5 ग्राम शुगर है और बचा हुआ 100 माइनस 5 ग्राम 95 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट है शुगर के लिए,
ठीक है, हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, और जनरली क्वेश्चन में जो सॉल्यूट दिए जाते हैं वो शुगर दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है, यूरिया दिया जाता है, एसिटिक एसिड दिया जाता है। ठीक है, तो इनके मोलर मासेज हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक, ताकि बार बार कैलकुलेट करने का टाइम नहीं लगे। शुगर के लिए मोलर मास कितना होता है? ये होता है 342 ग्राम पर। ठीक है, शुगर के लिए मोलर मास कितना होता है? 342। मतलब सारी चीज पता है, हमें केएफ पता चल जाएगा। ठीक, उससे क्या पता होगा, उससे क्या फायदा? ठीक है, दोनों तरफ सॉल्वेंट क्या है? वाटर। और मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए केएफ की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होती है। दोनों तरफ सॉल्वेंट वाटर है, मतलब जो केएफ की वैल्यू इस साइड पे आएगी वाटर की, ठीक है, वही केएफ की वैल्यू इस साइड पे ही वाटर के लिए यूज की जाए। ठीक, तो इधर से केएफ की वैल्यू निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है? ठीक, डेल्टा टी एफ, ये वैल्यू हम जिस दिन चाहेंगे पुट कर देंगे। तो डेल्टा टी एफ वैल्यू इज इक्वल्स टू के एफ, हमें फाइंड आउट करना है। मोलिडिटी क्या हो जाएगी? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, ये किसमें है? यहाँ पे सॉल्वेंट का मास 95 ग्राम में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इनटू, ठीक है, सोल्यूट है 45 ग्राम, सॉरी 5 ग्राम अपॉन 342 इंटू 95 इंटू 1000। ठीक, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको क्या दे दिया? इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन क्यों दिया? क्योंकि हम इस रिलेशन को यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद में इधर भी सिमिलरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक, और केएफ की वैल्यू तक आएंगे। ठीक है, वहां से भी इक्वेशन बनेगी। ठीक, अब केएफ की वैल्यू को यहाँ से निकाल के वहां पुट करने की जगह जो दोनों इक्वेशन आएंगी उसको आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो केएफ से केएफ कैंसिल हो जाएगा और बाकी वैल्यू हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस साइड पे भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, इधर डेल्टा टी एफ बोला इस सॉल्यूशन के लिए, तो इसको बोल देंगे टी एफ डैश। ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा के एफ सेम रहेगा और मोलिडिटी। ठीक, डेल्टा टी एफ डैश, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? टी एफ डैश, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जब चाहेंगे रख देंगे। ठीक, के एफ की वैल्यू इधर पता नहीं है। मोलिडिटी क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इसको डब्ल्यू बी डैश अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट एम बी डैश इंटू डब्ल्यू ए डैश और इंटू 1000। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन डिफरेंट है तो यहाँ पर हमने डैश कर दिया ताकि दोनों तरफ डिफरेंस हो जाए। ठीक, इसके बाद में अब वैल्यू पुट करते हैं। तो डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट के एफ एज इट इज, मास ऑफ सोल्यूट यहाँ भी सेम है 5 अपॉन मोलर मास। ग्लूकोज के लिए मोलर मास होता है 180। ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक, और जनरली हमें याद भी होना चाहिए ताकि हमारा टाइम मिल जाए। ग्लूकोज के लिए मोलर मास 180 ग्राम का, ठीक है, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? यहाँ भी 95 और उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड, वो 1000 45, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारा काम क्या है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करना। ठीक है, क्या करेंगे? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू, ठीक है, 5 इंटू 1000 अपॉन 342 इंटू 95। ठीक, इक्वेशन 2 क्या है? ये LHS को LHS से डिवाइड कर दो और RHS को RHS से डिवाइड कर दो। के एफ इंटू 5 इंटू 1000 180 इंटू 95। ठीक है, यहाँ पे के एफ से के एफ कैंसिल हो गया। ठीक है, और बिना वैल्यू सॉल्व किए हमारा काम हो गया। ठीक, उसके बाद में
5 से 5 कैंसिल, 1000 से 1000, 95 से 95 ठीक। किसी बच्चे को डायरेक्ट कैंसिल करने में प्रॉब्लम आती है तो केएफ से केएफ कैंसिल हो गया, ये वैल्यू पलटी मार के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं ये इनटू इसको अपोजिट करके, ठीक है। और डायरेक्ट इस तरीके से भी कैंसिल कर सकते हैं। अब 180 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, 342 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 342, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 342। आगे अब हम डेल्टा टी एफ जो कि डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट था ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए, तो क्या लिख सकते हैं, टी एफ नोट माइनस टी एफ। सिमिलरली डेल्टा टी एफ डैश को भी लिख सकते हैं, टी एफ नोट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि टी एफ डैश बोला है। ये हो जाएगा 180 अपॉन 342, ठीक। सॉल्वेंट वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑलरेडी गिवन है 273.15 माइनस शुगर के लिए 271 केल्विन दिया हुआ है क्या फ्रीजिंग पॉइंट। टीएफ नॉट सॉल्वेंट वाटर है तो 273.15 और टीएफ डैश हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इधर हो जाएगा 180 अपॉन 342। इसको 6 से अगर सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 57, ठीक है। और सोल्व कर सकते हैं 10 अपॉन 90, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10 अपॉन 90, ठीक। आगे जब इसको सोल्व करते हैं, ठीक, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.15 अपॉन 273.15 माइनस टी एफ डैश इज इक्वल्स टू, ठीक है, 10 अपॉन 90। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसको आगे और सोल्व किया जा सकता है। कैलकुलेशन, ठीक है, सबका इंडिविजुअल पार्ट है, सबके कैलकुलेशन करने का मेथड अलग अलग होता है, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 19 इंटू 2.15 और ये हो जाएगा 10 273.15 माइनस टी एफ डैश, ठीक है। इसको जब सोल्व करते हैं ओवरऑल तो ये हो जाएगा 4.00 40.05 डिवाइडेड बाय 10 और ये 273.15 टी एफ डैश, ठीक है। यहाँ से टी एफ डैश की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर शिफ्ट कर दिया नेगेटिव से पॉजिटिव और ये हो जाएगा 273.15 माइनस 4.005, ठीक। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 269.145 केल्विन, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट 269.145, ठीक है। इस तरीके से हमने सोल्व कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन में दो सॉल्यूशन थे, दोनों सॉल्यूशन को सोल्व करना है। फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो रिलेशन और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक। दोनों सॉल्यूशन में एक कॉमन चीज होगी, ठीक, जो दोनों में वेरी नहीं करनी होगी, मतलब कांस्टेंट होगी। वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ, क्योंकि दोनों तरफ सॉल्वेंट वाटर है, वाटर के लिए केएफ की वैल्यू फिक्स है। एक तरफ से केएफ की वैल्यू निकाली, दूसरी तरफ केएफ की वैल्यू पुट की, ठीक है, और सोल्व किया तो आंसर